गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर हमारा 22वां चैप्टर उसका पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट का नाम है हमारा मानव का पाचन तंत्र। पार्ट का नाम है हमारा क्या? मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, ये हमारा पार्ट नंबर 22 है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मानव का पाचन तंत्र कैसा होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे हमने मानव के श्वसन तंत्र में पढ़ा, तो श्वसन तंत्र पढ़ा, उसकी संरचना पढ़ी, उसके बारे में श्वसन की क्रिया विधि पढ़ी और श्वसन से संबंधित रोग पढ़े। इसी प्रकार अगर हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा तो उसमें भी वही देखा, परिसंचरण तंत्र की संरचना देखी, फिर उसकी क्रिया विधि देखी, फिर उसके बाद में उसके रोग देखे। उत्सर्जन तंत्र में ये देखा था हमने, उत्सर्जी जो अंग हैं उनकी संरचना देखी, बाह्य आकारिकी देखी, फिर उसके बाद में उससे की क्रिया विधि देखी और उसके रोग देखे। तो अब हम मानव का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में पहले उसकी संरचना पढ़ेंगे। संरचना पढ़ने के बाद में हम उसकी क्या पढ़ेंगे? क्रिया विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसके क्रिया विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मानव का जो पाचन तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन क्रिया विधि से पहले हमें उसकी क्या चाहिए? संरचना चाहिए। तो संरचना के लिए सबसे पहले तो कि पाचन तंत्र होता क्या है। जैसे हमने श्वसन तंत्र होता क्या है, श्वसन होता क्या है, तो यहाँ पर पाचन की परिभाषा देखें कि पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है, मतलब पाचन के बारे में देखें तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल अणुओं को, कि जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जटिल भोजन जो खाते हैं, उस भोज्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में बदलने का कार्य या बदलने की जो क्रिया है वो क्रिया तो कहलाती है पाचन। और ये कार्य करने के लिए जो तंत्र कार्य करता है वो कहलाता है पाचन तंत्र। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। मतलब ये जो क्रिया करेंगे वो क्रिया तो क्या कहलाएगी? पाचन। और क्रिया करने के लिए जो तंत्र काम में आएगा वो तंत्र कहलाएगा पाचन तंत्र। और वो क्रिया है क्या, मतलब वो क्रिया हो क्या रही है, तो वो क्या है? जटिल पदार्थों को एंजाइमों के द्वारा सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की क्रिया, सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। क्रिया क्या कहलाती है? पाचन। तथा इस क्रिया में जो अंग तंत्र काम में आता है वो क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है वो तंत्र? पाचन तंत्र कहलाता है। फिर हम मानव का जो पाचन तंत्र है उसके अंतर्गत अगर हम मानव पाचन तंत्र की बात करें तो मानव के पाचन तंत्र में अगर हम अंगों की बात करें तो एक तो आती है आहार नाल, एक तो क्या आती है? आहार नाल, और दूसरी क्या आती है? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां। तो सबसे पहले तो हम इसके आहार नाल की संरचना पढ़ेंगे और आहार नाल की संरचना पढ़ने के बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मानव का पाचन तंत्र और उसमें सबसे पहले पाचन तंत्र किसे कहते हैं वो परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद में हम इसके आहार नाल के बारे में देखेंगे कि आहार नाल के कितने भाग होते हैं, कहाँ से ये प्रारंभ होती है, कहाँ पर इसका अंत होता है, कौन कौन से अंग कैसे कैसे कार्य करते हैं, उन सब के बारे में हम आज डिटेल से समझेंगे। बहुत सही समझाया जाएगा आपको। तो आप देखें यहाँ पर मानव का पाचन तंत्र पार्ट नंबर 22, पार्ट नंबर 22 डालें और पार्ट का नाम लिखें मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, और इसमें लिखो पाचन तंत्र डाल लिया। अब इसमें लिखो पाचन तंत्र में वह अंग तंत्र
वह अंगतंत्र जो जटिल भोजन को वह अंगतंत्र जो जटिल भोजन को वह अंगतंत्र जो जटिल भोजन को एंजाइमों के द्वारा वह अंगतंत्र जो जटिल भोजन को एंजाइमों के द्वारा सरल रूप में बदलता है। एंजाइमों के द्वारा सरल अवशोषण योग्य रूप में बदलता है, ऐसे लिख लो, सरल अवशोषण योग्य रूप में बदलता है, तथा अवशोषण का कार्य करता है। अवशोषण का कार्य पाचन तंत्र ही करेगा, तथा अवशोषण का कार्य करता है, अवशोषण का कार्य करता है, अवशोषण का कार्य करता है, पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। सही। अब आगे देखेंगे हम, पाचन तंत्र कहलाता है। आगे लिखो, मानव के पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं मानव का पाचन तंत्र आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना है। आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना है। आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ है। मिलकर बना हुआ है। अब पहले डिवॉल्विंग डालेंगे हम आहार नाल, जिसके बारे में पढ़ेंगे, आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव की पाचन तंत्र का पहले हम चित्र देख लें।
ये देखना, ये किसका हमारा चित्र हुआ? मानव की आहार नाल का। अब मानव की आहार नाल में अगर हम बात करें यहाँ पर से, तो ये जो हमारी है ये है मुख, फिर यह है मुख गुहा। क्या है ये? मुख गुहा। फिर इसके बाद में अगर यहाँ बात करें तो ये है ग्रसनी। फिर इसकी बात करें तो क्या है? ग्रसिका। इसकी बात करें तो क्या है? आमाशय। इसकी बात करें हम, यहाँ पर ये और रह गई इसमें, क्या? अग्नाशय। क्या रहा? अग्नाशय। ये क्या रह गया? यकृत। सही। फिर ये क्या है? छोटी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत। ये क्या है? मलाशय। और ये अंतिम जो भाग है वो क्या है? गुदा द्वार। ये मानव की जो आहार नाल है उसका क्या बताया गया है? चित्र बताया गया है। तो आप ये चित्र डाल लें। इसके अगर हम देखें अनुप्रस्थ कोलन, आरोही कोलन और अवरोही कोलन, इसका ये अंतिम भाग, इसको हम सिक्किम अपेंडिक्स इसको बोलते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स, कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स। अगर हम इसकी बड़ी जो कोलोन है उसको अगर हम बोलें तो ये होता है इसका आरोही, ये होता है इसका अनुप्रस्थ और ये होता है इसका कौन सा भाग? अवरोही। तो हम इसको आरोही कोलोन कह सकते हैं, अनुप्रस्थ कोलोन कह सकते हैं और अवरोही कोलोन कह सकते हैं। छोटी आंत को हम क्षुद्रांत्र, वृहदांत्र बोल सकते हैं इसको। लेकिन आप जो ये नाम है हमारे यहाँ तक ये लिख लो, फिर आगे हम देखते हैं। तो ये चित्र बना लो सभी साफ साफ, फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पूरा चित्र दिख तो रहा है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो हमारे हैं वो नासा द्वार हैं, जो पाचन तंत्र का भाग नहीं है, नासा द्वार। और ये जो हमारा भाग है ना वो है नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी जो हमने श्वसन तंत्र में देखे थे ना कि नासा ग्रसनी पीछे की ओर जाकर ग्रसनी में ही खुलती है। उभयनिष्ठ मार्ग है ये ग्रसनी, यहाँ पर वायु और भोजन के लिए। फिर यहाँ पर कंठ के द्वारा आगे की ओर श्वास नली होती है, पीछे की ओर क्या होती है? आहार नाल होती है। जो घाटीडापन था वो क्या करता है? भोजन निगलते समय किसको बंद कर देता है? श्वास नली को बंद करता है, ताकि भोजन श्वास नली में नहीं जाए। इसीलिए तो एपिग्लोटिस को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं शरीर का। बना लो चित्र डाल लीजिए। आगे लिखें आहार नाल, आगे देखें
आहार नाल पॉइंट डालें, आहार नाल में चित्र बना लें, उसके बाद में देखें। सबसे पहले आहार नाल मुख से मल द्वार के मध्य की नली है। आहार नाल मुख से मतलब आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर मल द्वार तक फैली हुई है, या मुख से लेकर मल द्वार के मध्य की नली है। आहार नाल मुख से मल द्वार के मध्य की, मुख से मल द्वार, मुख से मल द्वार के मध्य की नली है। मुख से मल द्वार के मध्य की नली है। आगे लिखो। जो लंबी एवं कुंडलित तथा पेशीय होती है। जो लंबी कुंडलित तथा पेशीय होती है। पेशीय होती है। आगे लिखो। इसकी जीवित अवस्था में लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर होती है। इसकी जीवित अवस्था में लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर होती है। तथा मृत्यु के पश्चात शिथिल हो जाने के कारण, मृत्यु के पश्चात शिथिल हो जाने के कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ जाती है। आगे लिखो। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। देखो, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 लिखो। देखो कौन कौन से भाग। नंबर 1 मुख, 2 नंबर मुख गुहा, 3 नंबर ग्रसनी, 4 नंबर ग्रसिका, 5 नंबर आमस्य, 6 नंबर आंत। आंत में दोनों आ जाएंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो 6 नंबर पर क्या डालोगे? आंत्र। 7 नंबर पर क्या डालोगे? मलाशय। और 8 नंबर पर क्या डालोगे? गुदा। गुदा या मल द्वार भी लिख सकते हो इसको। गुदा या मल द्वार। गुदा या मल द्वार। ये हमारी आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं। कौन कौन से हुए? यानी आहार नाल के इसके निम्न भाग होते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं। तो नंबर 1 मुख, 2 नंबर मुख गुहिका, 3 नंबर पर ग्रसनी, 4 नंबर पर ग्रसिका, 5 नंबर पर आमस्य, 6 नंबर पर आंत्र, 7 पर मलाशय और 8 पर गुदा या मल द्वार। तो ये भाग हो गए। अब हम इन सभी भागों के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। इसकी थ्योरी हम याद करेंगे। तो वो देखो किस प्रकार से। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख और मुख गुहिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख और मुख गुहिका के बारे में। चलो आगे देखते हैं होता क्या क्या है हमारे जो मुख है उसमें, मुख गुहिका में क्या होता है, मुख किस प्रकार की संरचना है, वो देखते हैं।
देखो, अगर हम बात करें मुख के बारे में, सबसे पहले पहला पॉइंट डाल लो आप, मुख व मुख गुहिका या मुख व मुख गुहा। मुख व मुख गुहिका या मुख व मुख गुहा का पहला पॉइंट है वो देखते हैं। अब सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं डिटेल में। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, जिसके बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप समझोगे, उसके बाद में हम इसके बारे में लिखेंगे। तो पहले हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि मुख है क्या। तो मुख हमारा क्या है, एक अनुप्रस्थ दरार नुमा संरचना है। क्या है, एक अनुप्रस्थ दरार नुमा संरचना है। एक अनुप्रस्थ दरार नुमा संरचना है जो ओष्ठों द्वारा घिरा रहता है। मतलब किसके द्वारा घिरा होता है, ओष्ठों के द्वारा घिरा हुआ रहता है, होठों के द्वारा ये घिरा हुआ रहता है। मतलब अनुप्रस्थ दरार नुमा संरचना है, और ये अनुप्रस्थ दरार जो है वो किसके द्वारा घिरी हुई रहती है, होठों के द्वारा घिरी हुई रहती है। अब अगर हम आगे बात करें कि जैसे ही होठों की बात करें, चलो, तो होठों की एक विशेषता होती है कि जो हमारे होठ हैं, ओष्ठ या जिनको हम होठ कहते हैं, ये जो होठ हैं उन पर क्या नहीं पाई जाती, पसीना ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। हमारे होठों में पसीना ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। ये वैसे हम ग्रंथियों वाले पार्ट में, तो अचौर ग्रंथियों वाला जो हम इससे पहले वाला 21वां पार्ट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे भी हम कि हमारी जो पसीना ग्रंथियाँ वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि पसीना ग्रंथियाँ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, तो उसका आंसर होता है कि हथेलियों में और पादतलियों में, तलवों में और हथेलियों में, और हमारी जो बगल्स हैं, जो बगल हैं हमारी, उन बगलों में पसीना ग्रंथियाँ ज़्यादा होती हैं। जबकि हमारे जो होठ होते हैं उनमें पसीना ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, कभी भी होठों पर पसीना नहीं आता है। लेकिन ये ज़रूर है कि होठों पर क्या पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं, तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। होठों पे पसीना ग्रंथियाँ तो नहीं होती, लेकिन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, तेल ग्रंथियाँ होती हैं, जिसके कारण हमारे होठ कैसे होते हैं, चिकनाई युक्त होते हैं। ये हुआ। अब जैसे ही होठ हमारे होठों के द्वारा खुलता है, ये मुख है, तो मुख जाकर जैसे हम होठों को खोलते हैं तो आगे क्या दिखता है, हमारे मुख गुहा दिखती है। तो ये मुख किस में जाकर खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। किस में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। अब हमारी जो मुख गुहा है या मुख है, उसमें दो जबड़े होते हैं, एक तो ऊपर का जबड़ा और एक नीचे का जबड़ा। नीचे का जबड़ा हमारा चल होता है, गतिशील होता है, और जो हमारा ऊपरी जबड़ा है वो क्या होता है, अचल होता है। ऊपरी जबड़ा क्या होता है, अचल होता है, अगतिशील होता है। ऊपरी जो हमारा जबड़ा है वो अचल अगतिशील होता है, और नीचे का जो जबड़ा है हमारा वो क्या होता है, चल गतिशील होता है। अब उसके बाद में अगर हम देखें इस मुख गुहा के बारे में हम देखें, तो अब मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है। तो मुख गुहा की जो छत होती है ऊपर वाली, उसको तो कहते हैं तालू। क्या कहते हैं उसको, तालू कहते हैं। मुख गुहा की छत को क्या कहते हैं, तालू कहते हैं। और इसका जो आधार भाग है नीचे वाला, उसमें एक हमारी लचीली पेशीय जीभ होती है। क्या जुड़ी हुई होती है, पेशीय जीव्या होती है। पार्श्व में गाल, मतलब टोर तालू है, और पार्श्व में क्या होते हैं, गालों के द्वारा, और नीचे अधर भाग में एक हमारी जो पेशीय जिह्वा क्या होती है, पेशीय जिह्वा होती है। अधर भाग में पेशीय जिह्वा, ये पेशीय जिह्वा तो कहाँ पर होती है, अधर भाग में। ऊपर कठोर या कोमल तालू होता है, पार्श्व में गाल होते हैं। और अब जिह्वा की बात करें, हम किसकी बात करते हैं, जिह्वा की बात करते हैं। तो देखो अभी हम आपकी जीभ के बारे में बात कर रहे हैं। देख लो, अभी जीभ बना देता हूँ आपकी। फ्रेनुलम के द्वारा यह हाइड अस्थि से पीछे की ओर जुड़ी हुई होती है।
ये बनाई हमने आपकी क्या, जीभ बनाई। अब जीभ पर क्या बताई गई है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है जीभ पर, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है जीभ पर, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ पर ये क्या है, स्वाद कलिकाएं हैं। अब यहाँ पर देखना, इसमें जो सबसे नीचे नीचे की जो स्वाद कलिकाएं हैं वो करवाती हैं मीठे स्वाद का ज्ञान। ये जो पार्श्वी की कलिकाएं हैं वो करवाती हैं खट्टे स्वाद का ज्ञान, और ये जो पार्श्व कलिकाएं हैं वो करवाती हैं कड़वे स्वाद का ज्ञान, कड़वे स्वाद का ज्ञान। और इनके पार्श्व में यहाँ पर कुछ कलिकाएं होती हैं ऐसे, बीच में तो यहाँ कुछ नहीं होता है, उसको तो उदासीन क्षेत्र कहते हैं, लेकिन ये जो कुछ कलिकाएं हैं ये जो करवाती हैं वो करवाती हैं नमकीन स्वाद का ज्ञान। किसका करवाती हैं, नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। ये नमकीन स्वाद का ज्ञान कराती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये फ्रेनुलम है, ये जीभ को जोड़े रखने वाला भाग है फ्रेनुलम, जो हाइड अस्थि के द्वारा इसे जोड़े रखने का कार्य करता है। मतलब ये जीवा पीछे की ओर से हाइड अस्थि से जुड़ी होती है, आगे का शिरा है इसका मुक्त होता है, और ये जो हमारी जीभ है वो क्या कार्य करती है, हमें भोजन को मुख गुहा में इधर उधर घुमाने का कार्य करती है और भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है। इसके अलावा हमें बोलने की जो सहायता प्रदान करती है, हमारे को जो वाणी दे रही है बोलने के लिए, वो भी किससे मिलती है, हमें जीभ से मिलती है। किससे मिलती है, जीभ से मिलती है। अभी देखो आपने ध्वनि वाला पार्ट पढ़ा है, जैसे फिजिक्स में ध्वनि पढ़ते हो, या आपने छोटी क्लासों में जैसे 9th में या 10th में भी आपने ध्वनि पढ़ी है, समझ रहे हो। 8वीं में भी पढ़ी होगी छोटे रूप में ध्वनि। तो ध्वनि में ये पढ़ा है आपने कि ध्वनि कंपनों से उत्पन्न होती है, और आप सबने यही सुना है कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि कंठ से होती है। क्या होती है, कंठ से। कि जो हम बोल रहे हैं ना वो ध्वनि है, हम बोल रहे हैं वो क्या है, ध्वनि है। और ये ध्वनि कहाँ से हो रही है, कंठ से, कि हमारे कंठ में जो कंपन उत्पन्न होते हैं उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन ये ध्यान देना, ध्वनि और बोली में अंतर होता है। एक गूंगा व्यक्ति है, एक है गूंगा व्यक्ति है, क्या वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, तो हमारा आंसर होगा वो ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या वो आ ऊ की आवाज़ नहीं करता, क्या चूजे ये नहीं बोलते, पक्षियों की चहचहाट होती है, उसी प्रकार वो भी आ ऊ की आवाज़ कर सकता है। इसका मतलब वो ध्वनि तो निकाल रहा है, लेकिन क्या नहीं कर पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। क्या नहीं कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तो हमें बोलने के लिए जो वाणी दे रहे हैं, हम जो हम बोल रहे हैं, शब्दों को प्रकार दे रहे हैं, लय दे रहे हैं, वो किसके द्वारा दे रहे हैं, जीभ के द्वारा दे रहे हैं। किसके द्वारा दे रहे हैं, जीभ के द्वारा देते हैं। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे मुख गुहा में ऊपरी और निचली दो जबड़े पाए जाते हैं। पहले ये चित्र है, मुख गुहिका में ये जीभ की संरचना का चित्र बना लो, जीभ की संरचना का चित्र। फिर लिख तो बाद में लेंगे, चित्र तो बना लो। जीभ की संरचना का चित्र बना लो जल्दी से, 1 मिनट में, इतना ही समय लगेगा इसमें।
जीव की संरचना का चित्र जल्दी से बनाओ। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारी मुख्य गुहा है, ये जो हमारी मुख्य गुहा है उसके बारे में देखते हैं। मिटा दूं जीव की संरचना का चित्र। चलो अब मुख्य गुहा में और क्या है तो सुनना एक बार, जीव की संरचना को रहने दो, इधर देख लेते हैं। मुख्य गुहा में हमारे दो जबड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो जबड़े, एक ऊपरी अचल और एक निचला चल। एक ऊपरी अचल और एक निचला चल, दो जबड़े हमारी जो मुख्य गुहा है उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। हमारी जो मुख्य गुहा है उसमें दो जबड़े पाए जाते हैं, एक ऊपरी अचल जबड़ा और एक निचला चल जबड़ा पाया जाता है। अब अगर हम बात करें इसके चल और अचल जो जबड़े हैं उनके बारे में हम बात करें तो देखो, अब इनके जो जबड़े हैं उनमें पाए जाते हैं क्या? दांत। क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। तो अब हम दांतों के बारे में देखते हैं कि इसके जो दांत हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो दांतों की जो विशेषताएं हैं वो 3 विशेषताएं होती हैं। दांतों की कितनी विशेषताएं होती हैं? 3 विशेषताएं। एक विशेषता है दांतों की कि गर्त दंती। दूसरी जो विशेषता है वो है द्विबार दंती। तीसरी जो विशेषता है वो है विषम दंती। विषम दंती। यह हमारे जो मनुष्य में पाए जाने वाले दांत हैं उनकी 3 प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो होती हैं। अब सबसे पहले हम ग्रत दंती के बारे में देखते हैं। ग्रत दंती का मतलब यह होता है कि जो हमारे दांत हैं वो गड्ढों में धंसे हुए होते हैं। हमारे जो दांत हैं वो क्या और करते हैं? गड्ढों में धंसे हुए होते हैं। हमारे दांत क्या होते हैं? गड्ढों में धंसे हुए होते हैं। ये विशेषता किसकी हुई? ग्रत दंती की। आप सभी भी देखते हैं कि हम जो हमारे जो जबड़े हैं, जिन जबड़ों में देखते हैं हमारे दांत तो जबड़ों में अंदर धंसे हुए होते हैं, उस विशेषता को हम क्या कहते हैं? ग्रत दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? उस विशेषता को ग्रत दंती कहते हैं। अब अगर हम बात करें आगे ग्रत दंती के बाद की विशेषता की बात करें तो उसके बाद की जो विशेषता आती है वो आती है द्विबार दंती। ग्रत दंती में तो इतना ही है कि हमारे जो दांत हैं वो जबड़ों के अंदर गड्ढों में धंसे हुए पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ग्रत दंती के बाद में द्विबार दंती की बात करें, किसकी बात करें? द्विबार दंती की बात करें तो द्विबार दंती में ये होता है कि मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य के जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। मनुष्य के जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? अगर जो पहली बार जो दांत आते हैं वो दांत होते हैं क्या? दूध के दांत। क्या होते हैं वो दांत? दूध के दांत होते हैं। और या हम उनको बोलते हैं अस्थायी दांत। क्या कहते हैं? या हम उनको अस्थायी दांत कहते हैं। दूध के दांत या अस्थायी दांत हम इन्हें कहते हैं। अब देखना, दूध के दांत या अस्थायी दांत, अगर हम इन दूध के दांतों की संख्या देखें, दूध के दांतों की हम संख्या देखें तो इन दूध के दांतों की संख्या होती है कितनी? 20। कितनी होती है? 20। अगर हम इन दूध के दांतों का देखें तो लगभग 5 साल की उम्र तक ये दूध के दांत हैं वो आ जाते हैं। जब बच्चा 6 माह से 9 माह या 12 माह का होता है तब उसमें पहली बार दांत निकलते हैं। और जैसे जैसे ये दांत पूर्ण रूप से निकल जाते हैं तो उसके बाद में ये गिरना चालू हो जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। फिर अगर एक विशेषता और ये देखें तो कि ये दूध के दांत हैं उनमें से उन दांतों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। मतलब अगर
अब बात करें इसके दांतों का दंत सूत्र की बात करें तो इसमें क्या नहीं पाए जाते, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। वही उसमें 21 23 बटे 21 23 गुणा 2, ये तो मनुष्य का दंत सूत्र होता है वयस्क में। 21 23 बटे 21 23 गुणा 2, ये वयस्क दांतों का दंत सूत्र है। अगर दूध के दांतों का दंत सूत्र देख लें, समझ रहे हो, तो ये क्या है, इसमें कैनाइन इंसाइजर, समझ रहे हो, फिर अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, यानी प्री मोलर और मोलर। तो ये दांत नहीं है उसमें, इसका मतलब उसका दंत सूत्र क्या होगा, 21/02 बाई 21/02 गुणा 2 बराबर 20 हुए। देख लो, ये हाफ ऊपर और नीचे के जबड़े का मान है कितने, 2 और 1 3 और 2 5 और 5 ये 10, कितने दांत हुए 10, आधे जबड़े में ऊपर नीचे के, तो उसको गुणा 2 से करें तो कितने दांत हो गए 20। तो ये दूध के दांतों का क्या है, दंत सूत्र है। किसका दंत सूत्र है, दूध के दांतों का दंत सूत्र है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो किसकी, पहले दांत हो गए, जीवन में 2 बार दांत है। दूसरी बार अगर अब दांत की बात करें तो दूसरे जो दांत होते हैं प्रकार के, वो होते हैं स्थायी दांत। ये दांत एक बार आने के बाद में पूरे जीवन भर रहते हैं, और अगर ये दांत गिर जाते हैं तो फिर दोबारा से दांत नहीं आते हैं। इन दांतों को स्थायी दांत कहा गया है, और इन दांतों की संख्या होती है कितनी, 32। कितनी संख्या होती है, 32 इन दांतों की संख्या होती है। और इन दांतों का दंत सूत्र देखें तो ये होता है 21 23 बटे 21 23 गुणा 2। ये किसके बारे में हुई, द्विबार दंती के बारे में, कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। पहली बार जो दांत निकलते हैं वो होते हैं दूध के दांत या अस्थायी दांत। इन दांतों की संख्या होती है 20। और अगर हम देखें तो दूध के दांतों में कौन से दांत नहीं होते, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। अतः उसका दंत सूत्र देखें तो क्या होता है, 21/02 बटे 21/02 गुणा 2 बराबर 20। दूसरी बार जो दांत आते हैं मनुष्य में वो होते हैं स्थायी दांत। अगर वो दांत एक बार गिर जाएं तो फिर वो दांत दोबारा नहीं आते, संपूर्ण जीवन भर वृद्धावस्था तक वो दांत बने रहते हैं। उसके बाद में वो गिरते हैं तो दोबारा से मनुष्य के दांत नहीं निकलते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें कि दांतों के बाद की जो अगर हम बात करें तो अब ये तीसरी विशेषता की बात करते हैं, कौन सी, विषम दंती। कौन सी, विषम दंती। देखो, विषम दंती की अगर हम बात करें तो हमारे जो दांत हैं मनुष्य में विषम दंती होते हैं, अर्थात ये दांत एक ही प्रकार के नहीं होते। कृतनक, रदनक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक। कृतनक बोलते हैं इसको, इंसाइजर, इंसाइजर, इसको बोलते हैं क्या, कैनाइन, इसको बोलते हैं क्या, प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं क्या, मोलर। सब शॉर्ट में लिखें तो इसको लिखते हैं आई से, फिर दूसरे को कैनाइन को लिखते हैं सी से, फिर उसके बाद में प्री मोलर को लिखते हैं पी एम से, और मोलर को लिखते हैं एम से। तो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य की दांतों की जो तीसरी विशेषता है वो क्या है, विषम दंती की। मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, और ये दांत हैं वो कितने प्रकार के बता दिए, 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहले इंसाइजर दांतों की बात करें तो इंसाइजर दांत जो हैं वो मनुष्य में आधे जबड़े में 2, आधे जबड़े में ऊपर नीचे 2 हैं, इसका मतलब कितने हुए 4। तो पूर्ण रूप से अगर देखी जाए तो ये कितने, 8 दांत होते हैं। इंसाइजर दांत कितने होते हैं, 8 दांत होते हैं। और ये जो दांत देखें तो कैसे होते हैं, इनका आगे का सिरा चौड़ा छेनी के आकार के दांत होते हैं। कैसे होते हैं, छेनी के आकार के दांत होते हैं। और इन दांतों का कार्य क्या करना, काटने का कार्य करते हैं। ये दांत क्या कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं, मतलब वस्तुओं को काटने का कार्य करते हैं। ये दांत कौन से, इंसाइजर दांत। फिर अगर हम देखें कैनाइन दांत, इंसाइजर के बाद में अगर हम कैनाइन दांतों की बात करें जो कि कौन से हमारे रदनक दांत हैं,
इन दांतों की अगर हम संख्या देखें तो देखो 1 और 1 2, इसको गुणा 2 से करें तो कितने होंगे? 4 दांत होते हैं ये। और ये जो चारों दांत हैं हमारे यहाँ पर पार्श्वों में पाए जाते हैं और नुकीले दांत होते हैं। और इन दांतों का कार्य होता है क्या? चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना। और इनका कार्य क्या है? काटना। सही। फिर इसके बाद में ये होते हैं प्रीमोलर और ये मोलर। प्रीमोलर व मोलर दोनों ही प्रकार के जो दांत हैं, उन दांतों के जो ऊपर के सिरे हैं वो क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। और इन दोनों ही प्रकार के दांतों का कार्य होता है भोजन को चबाना, यानी बारीक कणों में पीसने का कार्य करते हैं प्रीमोलर और मोलर। अब अगर हम बात करें ये इंसाइजर ये कैनाइन दांत जो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, ये जो दांत होते हैं वो दांत क्या कार्य करते हैं? चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अतः अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारियों में क्या करते हैं? ये ज़्यादा विकसित दांत होते हैं। मांसाहारी जो भी प्राणी हैं उनमें जो ये इंसाइजर दांत हैं वो ज़्यादा विकसित बताए गए हैं। अगर हम यहाँ पर आगे इसकी बात करें तो ये देखें, अगर आपने देखा हो चूहों के बारे में कि जो चूहे हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं? अपने दांतों को चलाते रहते हैं। तो उन दांतों के बारे में अगर बात करें हम देखो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जो ये इंसाइजर दांत है छोटे बच्चों में जो सबसे पहले दांत निकलते हैं वो कौन से दांत आते हैं बताओ? तो इंसाइजर दांत आते हैं दांतों के बारे में। फिर ये देखा हमने, उसके बाद में ये देख लिया चीरने फाड़ने वाला। मैंने भी कहा कि चूहों में जो इंसाइजर दांत हैं, चूहों के जो दांत हैं वो हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। इसलिए अगर वो अपना कार्य हमेशा दांतों को मुँह को चलाते नहीं रहेंगे, अपने मुँह को हमेशा के लिए चलाते हुए नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? उनमें उनके दांत हैं वो बढ़ते रहेंगे, मुँह एकदम बंद हो जाएगा। इसलिए उनका ये नैतिक वो है कि वो हमेशा ही अपने दांतों को कोई भी चीज़ मिले उसको कुतरते रहते हैं। किसके लिए? अपने दांतों को घिसने के लिए। बल्कि हमारे दांतों में ऐसी विशेषता नहीं है। हमारे जो दांत हैं वो एक निश्चित वृद्धि करते हैं। हमारे दांत क्या करते हैं? निश्चित वृद्धि करते हैं। उसमें जो इंसाइजर दांत हैं चूहे के जो सामने के दांत होते हैं इंसाइजर जो हमें दृष्टि से दिखते हैं वो दांत हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। तो उनको वृद्धि को कम करने के लिए, उन्हें घिसने के लिए लगातार वस्तुओं को कुतरता रहता है। तो ये हमारी दांतों के बारे में विशेषता हुई। दांतों में अगर हम देखें तो दांतों के ऊपर 2 परत बताई गई हैं। एक तो सफ़ेद परत इनेमल जो दांतों का सबसे ऊपरी भाग है, सफ़ेद परत जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, CaCO3 और CaPO4, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है कठोर भाग क्या? इनेमल। और उसके बाद में है इसमें जो डेंटिन, जो इनेमल के नीचे की परत है वो डेंटिन कहलाती है। और डेंटिन से तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं जो संवेदनाओं क्या करती हैं? क्या करने का कार्य करती है? मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो यह हमारी किसके बारे में विशेषता हुई? दांतों के बारे में विशेषता हुई। उसके बाद में अगर हम दंत सूत्र के बारे में देखें तो मनुष्य का जो दंत सूत्र देखें हम
तो उसका दंत सूत्र कैसा होगा? स्थायी दांतों का दंत सूत्र तो ये होगा 21-23/21-23 गुणा 2, और दूध के दांतों का दंत सूत्र यह होगा 21/02 गुणा 2 इक्वल टू 20, ये इक्वल टू कितने होंगे? 32। ये दांत कितने होते हैं? कुल दांत 32 होते हैं। वैसे हम सामान्य मनुष्य में, अगर आजकल के मनुष्य जो हैं उनमें अगर दांतों की गणना करने लग जाएं मुँह खोल करके, तो लगभग 28 दांत ही होते हैं। तो लेकिन प्रश्न अगर हमारा आता है तो हम 32 दांत ही बताएंगे, क्योंकि अभी तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। इसको 32 ही माना गया है। होते भी हैं कुछ मनुष्यों में 32, लेकिन हमारे अंदर जैसे हम देखते हैं ना अक्ल दाढ़ जो लास्ट में अगर मसोड़ा खा लिया तो इसका मतलब हमारे अक्ल दाढ़ नहीं आई है, और वो अक्ल दाढ़ नहीं आती है तो एक एक अगर ऊपर नीचे हम देखें तो दोनों में कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। इसलिए वो संख्या में नई गिनती में आती हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें प्रीमोलर की तो कितना है? 8, और अगर हम इसकी बात करें तो कितना है? 12। अगर हम इन पूरे की बात करें तो कितने हो जाएंगे पूरे? 32। कार्य हो गया इसका काटना, चीरना, फाड़ना, इनका चबाना। ये हो गई हमारी आज की जो मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में? आहार नाल की संरचना में पहला पॉइंट पूरा हुआ है, मुख एवं मुख गुहा। किसी को कोई दिक्कत है तो आप फिर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब आप इसको लिखते जाएंगे, फिर भी दोबारा से कोई दिक्कत है तो आपको बता दिया जाएगा। तो पॉइंट ला दिया था आपको, मुख एवं मुख गुहिका। मुख एवं मुख गुहिका, मुख एवं मुख गुहिका। लिखो इसमें, मुख ऊपरी एवं निचले ओष्ठ द्वारा घिरा। मुख ऊपरी एवं निचले ओष्ठ द्वारा घिरा। मुख ऊपरी एवं निचले ओष्ठ द्वारा घिरा एक अनुप्रस्थ दरारनुमा संरचना है। एक अनुप्रस्थ दरारनुमा संरचना है। यह है मुख गुहिका। यह है मुख गुहिका में खुलता है। यह है मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका में खुलता है। आगे लिखो, मुख गुहिका का ऊपरी भाग, मुख गुहिका का ऊपरी भाग कठोर तथा कोमल तालू से बना होता है। मुख गुहिका का ऊपरी भाग कठोर तथा कोमल तालू से बना होता है। कठोर तथा कोमल तालू से बना होता है। सही। आगे देखो, कठोर तथा कोमल तालू से बना होता है। आगे लिखो, इसके पार्श्व में गाल, इसके पार्श्व में गाल तथा अधर तल पर पेशीय जिह्वा होती है। इसके पार्श्व में गाल तथा अधर तल पर पेशीय जिह्वा होती है। अधर तल पर पेशीय जिह्वा होती है। अधर तल पर पेशीय जिह्वा होती है। पेशीय जिह्वा होती है। आगे लिखो, जिह्वा की सतह पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जिह्वा की सतह पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जिह्वा की सतह पर स्वाद कलिकाएं होती हैं।
स्वाद गलिकाएं होती हैं, जो खट्टे मीठे कड़वे व नमकीन, जो खट्टे मीठे कड़वे व नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाती हैं, जो खट्टे मीठे कड़वे नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाती हैं, स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। ज्ञान करवाती हैं। सही। आगे लिखो अलग लाइन में, मुख गुहा में एक अचल ऊपरी जबड़ा, मुख गुहा में एक अचल ऊपरी जबड़ा तथा एक चल, मुख गुहा में एक अचल ऊपरी जबड़ा तथा एक चल निचला जबड़ा स्थित रहता, एक चल निचला जबड़ा पाया जाता है, एक चल निचली जबड़ा पाया जाता है, चल निचला जबड़ा पाया जाता है, निचला जबड़ा पाया जाता है। आगे लिखो, इन जबड़ों पर दांत लगे रहते हैं, इन जबड़ों पर दांत लगे रहते हैं, इन जबड़ों पर दांत लगे रहते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखो, दांतों की विशेषताएं, दांतों की विशेषताएं। और दांतों की विशेषता हम 3 विशेषता डालियो। नंबर 1 ग्रथदंती, 2 नंबर द्विबारदंती और 3 नंबर विषमदंती। दांतों की विशेषताएं निम्न प्रकार की होती हैं। 1 नंबर ग्रथदंती, 2 नंबर द्विबारदंती, 3 नंबर विषमदंती। ग्रथदंती, द्विबारदंती, विषमदंती। पहला डालो ग्रथदंती, और ग्रथदंती में लिखो, मनुष्य में दांत गड्ढों में दसे हुए होते हैं, इसे ही ग्रथदंती कहते हैं। मनुष्य में दांत गड्ढों में दसे हुए होते हैं, मनुष्य में दांत गड्ढों में दसे हुए होते हैं, इसे ही ग्रथदंती कहते हैं। इसे ही ग्रथदंती कहते हैं। सही। आगे देखो, ग्रथदंती कहते हैं। इसके बाद में देखो आगे दूसरा द्विबारदंती, द्विबारदंती। द्विबारदंती में लिखो, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, दांत 2 बार आते हैं। इसे ही द्विबारदंती कहते हैं, इसे ही द्विबारदंती कहते हैं। मतलब मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकल रहे हैं? 2 बार आते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम द्विबारदंती कहते हैं, इसे ही द्विबारदंती कहते हैं। आगे देखो, नंबर 1 दूध के दांत, नंबर 1 दूध के दांत।
मैं लिखूँ दूध के दांत में डैश लगा, प्रथम बार आए दांतों को दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। प्रथम बार आए दांतों को दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। प्रथम बार आए दांतों को दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत कहते हैं। दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत कहते हैं। सही। आगे देखो, इनकी संख्या 20 होती है। 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 आगे लिखो इमें अलग लाइन में, तथा दूध के दांतों में अग्रस्वर्णक दांत नहीं होते हैं। तथा दूध के दांतों में अग्रस्वर्णक दांत नहीं होते हैं। अग्रस्वर्णक दांत नहीं होते हैं। अग्रस्वर्णक दांत नहीं होते हैं। अतः इनका दंत सूत्र I 2/2, C 1/1, PM प्रीमोलर 0/0, क्या लिखोगे इधर लिख दो यहाँ M कितना है 2/2 गुणा 2 बराबर 20। ये दंत सूत्र है। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 21/02, कोष्टक में लिख सकते हो 21/02 मल्टीप्लाई 2। ये मनुष्य के दूध के दांतों का दंत सूत्र होता है। तो इसका दंत सूत्र निम्न होता है, क्योंकि इसमें प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। प्रीमोलर जो दांत है अगर चवर्णक दांत है वो दूध के दांतों में नहीं पाए जाते हैं। ये लिख लिया। उसके बाद में लिखो दूसरा स्थायी दांत। स्थायी दांत लिखो। स्थायी दांत में लिखो ये 5 साल की आयु के बाद आते हैं। ये लगभग 5 साल की आयु के बाद निकलना प्रारंभ होते हैं। ये लगभग 5 साल की आयु के बाद निकलना प्रारंभ होते हैं। 5 साल की आयु के बाद निकलना प्रारंभ होते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। इनकी संख्या 32 होती है। इनकी संख्या 32 होती है। ये एक बार निकलने के बाद वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। इसलिए ये एक बार निकलने के बाद वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। इसलिए वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। इसलिए इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। इसलिए इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। अब दांतों की तीसरी जो विशेषता है विषम दंती, वो जो समझा तो दिया आपको, इसके बारे में हम अगली जो क्लास है हमारी उस क्लास में हम लिखेंगे। और उसके बाद में हम मुख गुहा और मुख गुहिका पूरी हो गई, मुख और मुख गुहिका पूरी हो गई। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम आहार नाल का कौन सा, ग्रसनी। तो
इसी प्रकार से हम आहार नाल के संपूर्ण भागों के बारे में विस्तार से पढ़ते हुए हम हमारे मानव के पाचन तंत्र के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके या विद्यालय की जो दूरभाष नंबर हैं, मोबाइल नंबर जो हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि ये टॉपिक यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो आपको क्लास में दोबारा से उसको समझा दिया जाएगा अच्छी तरह से। तो आप इसको अच्छी तरह से समझते रहें और इसके नोट्स तैयार करते रहें। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।